आपको मालूम है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मराठी जयंती यानी शिव जयंती कहाँ मनाया जाता है? आप सोचेंगे कि महाराष्ट्र में, तो आप गलत है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शिव जयंती कर्नाटक में मनाया जाता है और इसके ठीक अपोजिट कर्नाटक का सबसे बड़ा कर्नाटक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप सोचेंगे कि कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में मनाया जाता है, तो आप भी गलत हो। कर्नाटक का सबसे बड़ा कर्नाटक उत्सव बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जाता है। जी हाँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल डिस्ट्रिक्ट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्यों द कश्मीर फाइल के बाद आज ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा हो रही है। इस सिटी को कश्मीर ऑफ कर्नाटक भी कहा जाता है। वेस्ट में वेस्टर्न घाट, मॉडरेट क्लाइमेट, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल इसी डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया है। कर्नाटक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर इसी डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया है। इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स है जहां बड़े बड़े फिल्म्स यहीं शूटिंग किया गया है। ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है या फिर कर्नाटक का है? थोड़ी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। हमें एविडेंस कदंबा डायनेस्टी से मिलती है, लगभग 6th सेंचुरी एडी से, जहां यहाँ की बादशाह और राजा एक कन्नड़ा डायनेस्टी के थे। बाद में चालुक्यंस, उसके बाद राष्ट्रकूटास टूटने के बाद बेलगाम की लोकल डायनेस्टी रट्टा डायनेस्टीज उसके ऊपर रूल करने लगती है। ये रट्टा डायनेस्टी एक जैन किंगडम था, उनकी कैपिटल बेलगाम सिटी थी। आज भी यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा जैन पॉपुलेशन बसा हुआ है। उसमें से 80% कन्नड़ा लैंग्वेजेस बात करते हैं और 20% मराठी लैंग्वेजेस बात करते हैं। बाद में यादवास, उसके बाद दिल्ली सुल्तान, उसके बाद बहामनी किंगडम्स, उसके बाद विजयनगर एम्पायर, उसके बाद मुगल्सों ने इस बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर राज किया। हमने 1000 साल की जर्नी किया है, अभी तक कोई मराठा ने एंट्री नहीं मारी। कहानी शुरुआत होती है 1700 एडी के बाद, जहां मराठा ने हैदर अली को हरा देते हैं। अब पहली बार बेलगाम मराठा के हाथों में चला जाता है। अगले 7 सालों तक बेलगाम मराठा के अंडर चला गया। 1771 में महादाराव के देहांत के बाद हैदर अली ने रिकैप्चर किया बेलगाम को 7 साल बाद। अब मैं जो कुछ कहूंगा ध्यान से सुनना। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में कोई रिजल्ट नहीं निकला। थर्ड एंग्लो मैसूर वार ये सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है। टिप्पू सुल्तान अपने शुरुआती दिनों में थर्ड एंग्लो मैसूर वार को जीत लेता है और ब्रिटिशर यहाँ हार जाती है, पर ब्रिटिशर्स मराठा और निजाम के सपोर्ट से मैसूर को जीत लेता है और यहीं पहली बार टिप्पू सुल्तान अपनी हाफ ऑफ द किंगडम हार जाते हैं। इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, एक तरफ टिप्पू सुल्तान, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स, मराठा और निजाम अलायंस। इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान मारा जाता है और उसकी किंगडम 3 डिवीजन में बांट दिया जाता है और इस युद्ध के बाद नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका महाराष्ट्र के हाथों में चला जाता है। ऐसा नहीं कि मराठा ने बहुत सालों तक राज किया बेलगाम के ऊपर। ब्रिटिशर्स फिर से पावर में आती है और 1880 में ब्रिटिशर्स बेलगाम को मराठा के हाथों से छीन लिया गया। इसके बाद 1947 तक बेलगाम वाज अंडर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसका मतलब ब्रिटिशर्स के हाथों में। जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर चले जाते हैं, अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी मराठा के हाथ में फिर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट्स मराठी बोलते हो। बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अलावा धारवाड़, गदग, कारवार, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट्स ये बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे। इनकी ऑफिशियली लैंग्वेज कन्नड़ा थी। इसके बाद 1947 से लेकर 1956 तक बेलगाम बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में चला गया। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक भी बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। अब आपको मालूम पड़ गया कि 1500 सालों में कितनी बार मराठा के हाथों में, कितनी बार ब्रिटिशर्स के हाथों में, कितनी बार कर्नाटक के हाथों में और कितनी बार सुल्तान के हाथों में चला गया है। एक तरफ बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी यहाँ कमीशंस तैयार होने लगती है बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस के ऊपर स्टेट बनना चाहिए या नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 में धार कमीशन और जेवीपी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया। इन्होंने बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस के ऊपर स्टेट बनाने से इनकार कर दिया और यहाँ से बड़े पैमाने से प्रोटेस्ट होने लगते हैं और 1953 में आंध्र प्रदेश क्रिएट किया जाता है। बाद में एसआरसी कमीशन गठित होती है अंडर चीफ जस्टिस फजल अली और उनके साथी ने 1955 में रिपोर्ट सबमिट किया और इस कमीशन में यह कहा गया कि मेजॉरिटी कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन्स को सोलापुर और अक्कलकोट को महाराष्ट्र में और बेलगाम को कर्नाटक में दे दिया जाए और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मैसूर स्टेट क्रिएट किया जाता है और बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर, गदग, कारवार, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट को
मैसूर स्टेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस कमीशन के बाद वायलेंस प्रोटेस्ट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मराठा चाहते थे कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया जाए। प्रोटेस्ट वायलेंस बढ़ते गया और इसके बीच में 1966 में महाजन कमीशन बुलाया गया। इस रिपोर्ट में से ये निकल कर आया, आउट ऑफ 814 विलेजेस में से 516 विलेजेस को कर्नाटक में और 262 विलेजेस इंक्लूडिंग निप्पानी खानापुर को महाराष्ट्र में देने की रिपोर्ट में सबमिट किया गया। रुको, इस कमीशन में यह भी कहा गया कि 247 महाराष्ट्र में रहने वाले कन्नड़ मेजॉरिटी गांव को कर्नाटक में दिया जाए और उसके साथ सोलापुर और अक्कलकोट को कर्नाटक में दिया जाए। सेंसस ऑफ इंडिया क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कन्नड़ा और मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है बेलगाम में। चलो आज हम डिस्कशन करेंगे। डेटाज हमें 1881 से ही मिलने लगती है। फर्स्ट सेंसस 1881 में किया गया और इसमें कन्नड़ा बोलने वालों की संख्या 64% और मराठी बोलने वालों की संख्या सिर्फ 26% थी। समझो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ना कि सिटी की बात। और इसके बाद 2011 सेंसस क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 40% कन्नड़ा बोलने वाले हैं, 38% मराठी बोलने वाले हैं, 13% उर्दू बोलने वाले हैं और 3.5% हिंदी बोलने वाले हैं। 1966 के महाजन कमीशन के बाद वायलेंस और भी बढ़ने लगा और 1986 में 9 लोगों की हत्या कर दी गई। आज तक 4 कमीशन किया गया, इसमें से सभी कमीशंस ने बेलगाम को पार्ट ऑफ कर्नाटक ही रखा गया है। समझो ये सभी कमीशन सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजंस लेती है किसी डिस्ट्रिक्ट को किसी स्टेट में डालना या नहीं डालना। ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ना कि कोई एमएलए या कोई लोकल पार्टी के पास। ये सिर्फ ड्रामेबाज करते हैं और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई मराठी पार्टी कर्नाटक में जीत कर आता है, वो सिर्फ कर्नाटक को रिस्पॉन्सिबल है, ना कि महाराष्ट्र को। हमें इस कहानी से क्या समझ कर आती है, जो है उसे वही रहने दो। जब ये नेता हारने लगता है, ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ये कोई कन्नड़ा हो या कोई मराठी हो, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ना कि कोई एमएलए के पास। प्लीज समझो आप कितने हैवी टैक्स पे कर रहे हो, आप अपने लोगों से ही टूट रहे हो। समझो ये बात। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसे लोग आपको दोनों स्टेट में मिल जाएंगे। आप एजुकेटेड हो, समझो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजंस ले सकता है, ना कि कोई लोकल पार्टीज या कोई एमएलए। कुछ ऐसे नेता है जो काम से ही जाने जाते हैं, ना कि भाषणों से। ऐसे नेताओं को आप सपोर्ट करो, इनकी वर्क रियली अप्रिशिएट करने वाली है। रोड डेवलपमेंट करना या फिर ब्रिज बनाना, लाइब्रेरी बनाना या फिर गार्डन को इम्प्रूवमेंट करना, मॉडर्न स्ट्रीट लाइट को लगाना, स्वच्छ अभियान में पार्टिसिपेट करना। हमें खुशी होती है ऐसे एमएलए जीत कर आते हैं। मुझे और भी खुशी होती है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% मराठी पॉपुलेशन है, पर भी इन इंसान को जिता कर लाते हो। 2018 के विधानसभा इलेक्शन में कर्नाटक में सेकेंड हाईएस्ट मार्जिन से जीत कर आना और बीजेपी में से सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीत कर आना। एक समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2013 के इलेक्शन में एक भी बीजेपी सीट्स नहीं आए थे। 2021 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 58 सीट में से 35 सीट्स बीजेपी ने जीत कर लाया है। ये सिर्फ अभय पाटिल के वजह से है और कोई नहीं। 0 से 35 सीट्स तक इसी एमएलए ने जिता कर लाया है। ये एमएलए काम से पहचाना जाता है, ना कि भाषणों से। ऐसे एमएलए को पहचानो। 4 बार जीत कर आना, ऐसे एमएलए को पहचानो। कर्नाटक में बीजेपी खत्म हो रही है, बीजेपी को रिवाइज करने की जरूरत है। कर्नाटक में बीजेपी हारना पूरे साउथ को हारना है। साउथ के बिना बीजेपी कुछ नहीं है। साउथ की राजनीति को समझो, नहीं तो बीजेपी खत्म हो जाएगा।